नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और अब देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका सहित कई संस्थानों की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य एक महत्वपूर्ण कारक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि देश की संस्थाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर कोई अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो मरने मारने पर उतारू है, लेकिन किसी को भी अपने मौलिक कर्तव्य की परवाह नहीं। मूल कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता प्रदर्शनकारियों द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सड़क और रेल मार्गों को अवरुद्ध करके विरोध की एक नई प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, ताकि सरकार को मांग मनाने के लिए मजबूर किया जा सके। आज अपनी चर्चा में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या संविधान में वर्णित कर्तव्यों के पालन करने को लोकतांत्रिक व्यवहार या आचरण के बुनियादी मापदंड के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए कर्तव्यों के पालन को आवश्यक शर्त बनाया जाना चाहिए। क्या भारत माता का सम्मान नहीं करने वालों का मौलिक अधिकार छीन लेना चाहिए। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और तेज तर्रार अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति सिंह जी जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, और इन दोनों के साथ होंगे हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट उस PIL पर जो कि मौलिक कर्तव्यों के ऊपर दाखिल किया गया है। ये खबर शायद उन लोगों को अच्छी ना लगे जो मौलिक अधिकारों के नाम पर देश में अराजकता फैलाते हैं, राष्ट्र की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीकों का अपमान करते हैं। कभी आंदोलन के नाम पर तो कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े प्रतीकों को ठोकर मारकर कहा जाता है कि ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अगर संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं, जिनका पालन देश के हर नागरिक को करना ही चाहिए। मौलिक अधिकारों के नाम पर मौलिक कर्तव्यों का मखौल उड़ाने वालों पर अब शायद लगाम लगने वाली है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दुर्गा दत्त ने अधिवक्ता करुणाकर महालिक के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में तो हर नागरिक बात करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के पालन पर सरकार और नागरिक दोनों ही उदासीन रहते हैं। प्रत्येक नागरिक को सीखना चाहिए कि देश की संस्थाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कानून के अधिकारियों सहित लोगों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को पाने के लिए मौलिक कर्तव्य की बलि चढ़ाई जा रही है। आखिर कब तक मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक कर्तव्यों को पाने के लिए मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है चुकाना पड़ जाएगा, जो कीमत है वो मौलिक कर्तव्यों की बलि देकर कब तक चुकाई जाती रहेगी। इसी पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी दुबे जी हमारे साथ है, और ज्योति सिंह जी हैं, और रमजान चौधरी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जो है मैं अश्वनी दुबे जी से करना चाहूँगा। अश्वनी जी, ये जो पूरा मसला है, इस मसले की पूरी जानकारी आपको होगी कि कर्तव्यों की बात अब होने लगी। अब तक जो है केवल बात अपने अधिकारों की होती थी, और अधिकारों के लिए मरने मारने पे लोग उतारू होते हैं, अधिकारों के लिए सड़क जाम कर देते हैं, अधिकारों के लिए रेल का चक्का जाम कर देते हैं, और अधिकार को पाने के लिए या मौलिक अधिकार के नाम पे जो है साल साल भर तक धरना और प्रदर्शन किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो PIL जो दाखिल किया गया है, कर्तव्यों के पालन कराने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा गया है, क्या आपको लगता है कि सही में ये जरूरी था और देर से दाखिल किया गया है PIL? इससे काफ़ी पहले ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारों की मांग के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है, देश का नुकसान किया जा रहा है, अस्मिता का नुकसान किया जा रहा है, और जो कर्तव्य है उसकी बलि चढ़ाई जा रही है। कर्तव्य के बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता। क्या कहेंगे आप? तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जी। भारतीय संविधान और कर्तव्य, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जी, इन तीनों को अगर हम देखें तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब होता क्या है
कि जो संविधान के समय समय पर अभी विशेषज्ञ हैं, जो अपने आप को इंटरप्रेटेटर मानते हैं और जो कहते हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, वो भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया था। बिल्कुल। मतलब संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो अगर हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, अगर हम कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्रोच करना हमारा राइट है, अगर हम कहते हैं कि हमारा रिलीजियस अटायर पहनना हमारा राइट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, तो हम यह भूल जाते हैं कि उसी संविधान के बाद जब हम आते हैं तो उसी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है, जिसमें उस संविधान का पालन करना। क्या संविधान का पालन करना? कि आप जो है कोई भी जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर कॉमन ड्रेस कोड है तो वहां आप अपने धर्म को लेकर नहीं आएंगे, बिल्कुल। वहां आपको यूनिफॉर्म कोड को पालन करना होगा। दूसरा उसका आदर्श, तीसरा राष्ट्रध्वज, माने जब अगर मान लीजिए राष्ट्रध्वज कहीं पर फहराया जा रहा है तो वहां पर हमारा जो रिलीजियस सिंबल है वो सामने नहीं आने, जैसा कि लाल किला पर हमने देखा राष्ट्रध्वज को हटा करके एक रिलीजियस सिंबल को, झंडे को फहरा दिया गया। तो वो प्रोटेस्ट करना और उसके साथ कर्तव्य का पालन करना। अब राष्ट्रगान का आदर करना, बड़ा सेलेक्टिवली हम कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम भारत के संविधान के मुताबिक हम जो चाहें, जिस तरह से जो चीजें, प्रोटेस्ट करना, कोर्ट अप्रोच करना, लोगों को अपने देश में शरण देना, और सीए और एनआरसी में जो है, जो दोनों है वो बाइफरकेट नहीं करते, राइट टू इक्वालिटी की बात है। लेकिन अगर वही राष्ट्रगान की बात आ जाती है तो खड़े नहीं होते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, वो नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, और ये तीनों चीजें साथ साथ चलती है। नीति निर्देशक तो इसलिए कि जब संविधान सभा में बहस होने लगी तो संविधान सभा में बात सबसे पहले आई कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो, इस देश में दो तरह के लॉ क्यों रहे, एक कोडिफाइड लॉ, एक अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ वो हुआ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और तमाम चीजें आ गई, बुद्धों के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, एक लॉ रेगुलेशन आ गया। अनकोडिफाइड लॉ जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से, पर्सनल लॉ से लॉ डिराइव हो गया, तो वो संविधान सभा में बहस हुई। इसीलिए वहां पर संविधान सभा के जो हमारे विद्वान सदस्य थे उन्होंने कहा कि ये हम राज्यों के ऊपर आर्टिकल 44A के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लाने की जिम्मेदारी होगी। तो मैं समझता हूं कि देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र का पालन, राष्ट्र की सेवा करना, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, रक्षा करना, देश के संविधान को सर्वोपरि में रखना अपने धर्म से ज्यादा, ये मौलिक कर्तव्य जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अनुच्छेद 14 से 30 के बजाय अनुच्छेद 14 से लेकर के आगे तक जितने संविधान के अनुच्छेद हैं, कर्तव्य से लेकर मौलिक कर्तव्यों से नीति निर्देशक तत्वों का सबका उतना इक्वली पालन होना चाहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। अश्वनी जी, क्या एक सवाल मेरा, क्या आपको लगता है कि ये जो PIL है, अगर कर्तव्यों के पालन को जरूरी बनाया गया और अगर इस तरीके का प्रावधान किया जाता है कि भाई अधिकारों की रक्षा उन्हीं नागरिकों की जाएगी संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो कर्तव्य का पालन करेंगे। अगर किसी के ऊपर ये आरोप है कि भाई वो कर्तव्य का पालन नहीं करते, यानी अगर आप अच्छे नागरिक नहीं है तो आपको अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह है कि जब तक दंड का प्रावधान मौलिक कर्तव्य का पालन करने पर नहीं होगा, तब तक मौलिक कर्तव्यों की तरह इसी तरह से उदासीन बने रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि तीनों चीजें एक साथ, तीनों चीजों में सबसे पहले तो आप संविधान का अनुच्छेद के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर उसकी बात करते हैं तो आपको जो मौलिक कर्तव्य उसके बाद संविधान में दिए गए हैं, उन मौलिक कर्तव्यों का अगर आप पालन नहीं करते तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स का पालन कहने का, उसके नाम पर अपनी सेलेक्टिव व्याख्या करने का अधिकार नहीं होगा। उसका जरूरी है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स का जो पालन नहीं करता है तो सरकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर जो कमेंट्स करती हैं और जो वहां पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करती हैं, तो मौलिक कर्तव्यों में अगर दंड इसी तरह से हो जाएगा और स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति धृष्टता नहीं करेगा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी करने के लिए। बिल्कुल। एक सवाल और आशुतोष जी आपसे भी और ज्योति जी, चूंकि ज्योति जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी है और पेशे से वकील भी है, एडवोकेट भी है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं कि
जिस तरीके से किसी कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई समूह या कोई राजनीतिक पार्टियां जब अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के धरना और प्रदर्शन करती है और वो मान लीजिए किसी रोड को ब्लॉक कर देती है या ट्रेन को ब्लॉक कर देती है, तो उनके उस अधिकार को, सरकार पे दबाव तो बनता है, लेकिन सरकार पे दबाव बनाने के क्रम में दूसरे जो नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होता है। क्या आपको लगता है कि अगर कर्तव्य के पालन पे जोर दिया जाएगा या कर्तव्य के पालन के लिए भी इस तरीके से कानून बना दिए जाएंगे, उनको जरूरी बना दिया जाएगा, तो एक नागरिक दूसरे नागरिक के मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी? निश्चित तौर पर अगर मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों को एक साथ करते हुए और दोनों के पालन नहीं करने पर समान दंड की व्यवस्था की जाएगी और ये कहा जाएगा कि हमारा ट्रेन रोकना, जैसा आपने बड़ा वाजिब कहा, ट्रेन रोकना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करना तो हमारा अधिकार है। सेना पर पत्थर बरसाना तो हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार तो है सर बसों को जलाना। लेकिन अगर वही हो गया कि उन बसों को जलाने के बाद जो उसकी उगाही होगी वो आपकी तरफ से होगी, अगर आपने अपने फंडामेंटल राइट का पालन, अपने फंडामेंटल राइट के वो करने के लिए, यूज करने के लिए दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, तो दूसरे का फंडामेंटल का राइट क्या है? स्मूथली ट्रेन में सफर करना। दूसरे का फंडामेंटल राइट क्या है? सड़कों पर चलना। दूसरे का फंडामेंटल राइट क्या है? बसों को जो निर्बाध गति से चलाना। दूसरे का फंडामेंटल राइट क्या है? हाईवेज को जाम नहीं करना, उस हाईवेज पर क्लियरली चलना। तो अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन, अपने यूज करने के लिए दूसरे के फंडामेंटल राइट का अगर हम वायलेशन करते हैं, जो मौलिक कर्तव्यों के साथ अगर जोड़ा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों को भारत जैसे विशाल देश में जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा है, जो सदियों पुराने से हमारी स्क्रिप्चर से चली आ रही, श्रीमद् भगवत गीता से, रामायण से, और मैं समझता हूं कि यमुनों के आने से पहले भी इस देश में लोकतंत्र की अवधारणा थी, तो वो अवधारणा सही रूप में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। ज्योति जी, इसी पे मेरा सवाल है। जैसा कि अश्वनी जी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वालों से वसूली की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कोर्ट का दखल आ गया। कोर्ट कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो इसलिए आ गया क्योंकि कोर्ट तो भाई कानून के हिसाब से चलेगी और कानून ये कहता है कि भाई कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए अभी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो PIL दाखिल किया गया है ये वाजिब है और इसके आधार पे कानून बनना चाहिए और कर्तव्य का पालन नहीं करने के खिलाफ भी कानून दंडात्मक प्रक्रिया अपनाए, इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए? जी, जैसा कि ये PIL दत्ता साहब ने फाइल किया है जी, और उसका उल्लेख आपने बड़ा बेखूबी किया और बताया। अभी हमारे सीनियर कौंसिल लर्नेड अश्वनी जी जैसा बता रहे थे कि जलाना, तोड़ना, फोड़ना हमारा अधिकार है, ये हमारे कहीं अधिकार में नहीं आता है अश्वनी जी। ये कोई भी अधिकार में नहीं है। अधिकारों का ये नाजायज फायदा है जिसके वो तोड़ फोड़ और यही बात, उनके कहने का मतलब यही था, उनके कहने का भी मतलब यही था कि आप जलाते हैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, जो धरना प्रदर्शन और बसों का जलाना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, अधिकार में कभी नहीं है। जी, तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो चीजों को देखें आप, ये चूंकि थोड़ा सा जो इंडिया, जो हमारा जो कंट्री है, इसका फैब्रिक सेक्युलर है, क्योंकि इन्होंने अपने बात में 2, 3, 4, 5 चीजों को लाया है जिसमें बहुत में हमारी सहमति है इनकी। और इस देश में जितने नागरिक हैं, हमें लगता है सबकी सहमति होगी कि कोई पसंद नहीं करेगा कि इस देश में कोई टैक्स भरता है, पैसा देता है, कोई किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जिस भी लेवल का लोग काम करता है, टैक्स देता है, उस टैक्स से रोड बनती है, रेल बनती है, पब्लिक सुविधाएं बनती है, और उसको लोग अपनी स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसको तोड़ फोड़ करे। में कोई भी पार्टियां या कोई भी आइडियोलॉजी के लोग होंगे, इसको कोई सहमति देगा। जहां तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और इन चीजों की बात है, जो गांधी वाली हमारा देश है, अगर वो अहिंसात्मक तरीके से अगर कोई प्रदर्शन है जिसमें कि जान माल और पब्लिक चीजों का नुकसान नहीं होता है, तो हमें लगता है उसको तो सहमति मिलेगी। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ और उसकी नाजायज जो फायदा लोग उठाते हैं, उस पर सहमति किसी की नहीं होगी और उस पर कड़े का बिल्कुल। आपका नेटवर्क, ज्योति जी, आपका नेटवर्क जो है, मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप नेटवर्क अपना सही कीजिए। रमजान चौधरी जी के पास जाएंगे और मेरे पास जो 51A में जो कर्तव्य निहित है, जो कर्तव्य का वर्णन किया गया है संविधान में, उसमें से 9वां जो है, 9th नंबर पे है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, और इसके अलावा 8 नंबर पे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का
विकास करना। रमजान चौधरी जी, मैं ये 8वें नंबर पे आपसे खासतौर पे पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक स्कॉलर आप कहते हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर के उस तरीके की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है और ये जो है सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दिन रात की उनकी अलग अपनी धार्मिक व्याख्या है। और वो केवल कहते ही नहीं है बल्कि छात्रों को पढ़ाते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा था उस वीडियो में बताया गया कि बहुत सारे स्कूल के छात्र हैं जो कि वो कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, बोलता है नहीं सही यही है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो है किसी धार्मिक पुस्तक में कहा गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को बोलना और इस तरह की चीज़ों को प्रचारित करना, प्रसारित करना, ये हमारे कर्तव्य का उल्लंघन है और इस तरीके की चीज़ों को भी रोक लगना चाहिए? और अगर कानून बनता है, मैं इसमें तो अश्वनी जी से मैं राय लूँगा, अगर कानून बनता है क्या इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगेगी? रमजान जी। देखिए मुकेश जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, जब भारत आजाद हुआ था तो उस आजादी के बाद हमें हमारा जो बंदोबस्त हुआ था वो हमारे संविधान के हिसाब से हुआ था। और हमारे देश के लिए सबसे अगर कोई बड़ी चीज है तो वो हमारा संविधान है। और संविधान में जब जब कुछ लगा कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है तो हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे देश के जो सबसे बड़ी पंचायत है, उन्होंने उसमें बदलने का भी प्रावधान किया है। तो जो चीजें उस बंदोबस्त में, संविधान में, जो हमारी सबसे बड़ी किताब है जो देश को चलाती है, अगर उसके अनुरूप कुछ भी गलत है तो वो गलत है। जो पत्थर फोड़ फेंकने की बात करते हैं सेना पर या सड़कों पर या किसी भी चीज में, अगर वो संविधान के खिलाफ है तो मैं तो कतई इससे सहमत नहीं। और लोग अपने अपने सहूलत के एतबार से जब जिसको जरूरत पड़ती है अपनी सहूलत के हिसाब से अगर उसका इंटरप्रिटेशन करके उसका नाजायज फायदा उठाते हैं तो कतई उससे सहमत नहीं किया जा सकता। अब मौलिक अधिकार, मौलिक जो और कर्तव्य हैं या संविधान की जो मूल धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, अगर हम उनसे हटकर, ये इसलिए किया गया है कि उसका पालन करना तो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी होता है। उसके बिना तो खिलाफ वर्जिए, हम देश के कानून के और संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन कुछ मूल भावनाएं होती हैं जो कानून से के साथ साथ जुड़ी रहती हैं, अनुच्छेदों के साथ जोड़ी गई हैं कि ये हमारी मूल भावना है। इस जैसे हमने प्रस्तावना में हमारा सब कुछ आ जाता है संविधान का कि हम कैसे कैसे मुल्क हैं, यानी हम भारत के नागरिक जो है सेकुलर हैं, धर्म पंथ निरपेक्ष हैं, हम समाजवाद हैं, हम जो है सेकुलर शब्द तो बाद में जोड़ा गया है और मुझे लगता है वो तब जोड़ा गया। मैं तो उसे लोकतांत्रिक नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है हमारे दूसरे मेहमान भी सहमत होंगे या अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया संविधान में उस समय पूरा लोकतंत्र तो जेल में बंद था। इमरजेंसी के दौरान जो है ये सेकुलर शब्द आपने उसमें जोड़ा। उस समय जो जितने भी विपक्ष के नेता थे उसको वो कांग्रेस ने जेल में डाल दिया था। तो लोकतंत्र की, जिसको आप कहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा है सेकुलर, और उसको तब जोड़ा गया संविधान में जब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो मैं इसे लोकतांत्रिक मानने, मुझे लगता है कि इस पर भी डिबेट होना चाहिए। अश्वनी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो शब्द जोड़ा गया है, ये जोड़ना जो है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो शब्द जोड़ा गया था जब, वो सही प्रक्रिया के कारण जोड़ा गया था, सही अवस्था थी, सही हमारा जो संविधान है जब उसमें जोड़ा गया तब हमारी डेमोक्रेसी क्या उस स्थिति में थी कि इसको एक्सेप्ट किया जा सके? देखिए, जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों के हेतु, मतलब उसके लिए सिफारिश करने के सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। तो उस समय जो वर्ड्स जोड़े गए, खास तौर पे सेक्युलर वगैरह जो शब्द आए, वो शब्द अगर कायदे से देखें तो उस पर कोई डिबेट वहां नहीं हुई। क्योंकि डिबेट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होस्टेज था, पूरी व्यवस्था उस समय इमरजेंसी के दौरान एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो जो उस समय माने जो भी चीजें हुई, जिसमें भी जितने भी खास तौर से संशोधन हुए, जो संशोधन संविधान की मूल भावना के विपरीत थे, बिल्कुल जो संशोधन केशवानंद भारती के केस में जो जजमेंट, जो प्रिंसिपल डिसाइड किए हुए थे उसके विपरीत थे, वो निश्चित तौर पर वो सारे के सारे ऐसे समय पर आए जिस समय पर डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो हुई ही नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये बड़ा डिबेटेबल
इशू है, इसलिए इस पर कोई भी ऐसी बात कहना मैं समझता हूं मुकेश जी उचित नहीं है। बिल्कुल परंतु मैं जिस समय क्या होता है कि जब संविधान में कोई परिवर्तन होने से, तो बहुत सही बात कही रमजान जी ने, जब संविधान में कोई परिवर्तन करना होता है, अमेंडमेंट करना, कोई लॉ बनता है, तो लोकतंत्र की गरिमा, लोकतंत्र की आस्था और संविधान की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक डिबेट एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। और जैसा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम लोगों ने ये बात कही, जितने भी हमारे इतिहासकार भी रहे, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग रहे, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है वो डिसेंट से है, डेमोक्रेसी की वैल्यू वो जो है वो विपक्ष से है, क्योंकि विपक्ष उस बात को उठाता, तो उस समय कोई विपक्ष नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि हमारे संविधान के जितने भी प्रावधान हैं मूल संविधान के, वो सभी के सभी सर्वसम्मति से लाए गए हैं। उसमें डिबेट हुआ लेकिन कोई वोटिंग नहीं हुई थी, सर्वसम्मति से जो है सारी चीज़ें वहाँ पर लाई गई थी। और जो भी मूल कॉपी है उसमें कहीं पर किसी से कोई मतभेद नहीं है। संविधान सभा के जितने भी लोग थे सभी सहमत ने अपनी सहमति जताई थी, तब ये मूल संविधान तैयार हुआ था। लेकिन बाद में संशोधन करने के बाद जो चीज़ें आई हैं उसके साथ ये चीज़ें नहीं हुई। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, जो सवाल मेरा 8 और 9 को लेकर के था, जो हमारे कर्तव्य में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने रमजान जी से पूछा, मैं इस पे आपकी राय भी जानना चाहूँगा। और एक जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने वाली बात, जिसपे कहा CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था और उस दौरान जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान पहुँचाया गया, किसान आंदोलन करीब एक साल तक चला और उस दौरान जो भी चीज़ें हुई, जितना संपत्ति का नुकसान हुआ, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, क्या आपको लगता है कि उसकी भरपाई के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या अगर ये कानून बन जाता है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी भरपाई के लिए भी जो कदम उठा रही है सरकार, उठाना चाहिए और इसकी वसूली भी होनी चाहिए? लॉ का, मुकेश जी, लॉ का एक बड़ा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जी। वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जो दोष करता है उसी को जिम्मेदार माना जाए, और जो माने जो खासतौर से डॉक्ट्रिन है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का, कि जो प्रदूषण करता है वही जिम्मेदार है। ये जब डॉक्ट्रिन इसेंशियल रूप से इंप्लीमेंट होगा और इसके मुताबिक अगर यह साबित हो जाता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप जो प्रोटेस्टर्स हैं उन प्रोटेस्टर्स से भरपाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रिब्यूनल में सबसे पहले इस्टेब्लिश तो करिए कि जितने लोगों की फोटो आपने लगाई वो लोग वहां मौजूद थे कि नहीं थे। लॉ एविडेंस की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसको विड्रॉ करके वो वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे उन्होंने कहा ठीक है, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालकर जो लोग होंगे उनसे हम भरपाई करवाएंगे। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही मुकेश जी, आपने कहा मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। तो अगर हम देखें कि जो होस्टेज हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान, जितना नुकसान हुआ, जितने लोग घायल हुए या जितना लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, वो सब मौलिक कर्तव्यों के ठीक विपरीत थे। और इतना ही नहीं, जो मौलिक कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य नंबर 9 है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर करना, उसका बखूबी मिसयूज हुआ। जितना मिसयूज हो सकता था उतना मिसयूज हुआ। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये लॉ बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट को आने के बजाय पार्लियामेंट की एक ये बाउंडेड ड्यूटी है, ये ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो उसको दंडात्मक रूप से वहां पर प्रावधान करे। अब मैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा मुकेश जी, हमारा संविधान हमारा नहीं, हम दुनिया भर से हमने जो अच्छी चीजें थी वो हम लेकर आए। अगर हम संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां पर अमेरिका अपने नागरिकों को सिटीजन्स एल्मेनेक एक के नाम से एक दस्तावेज जारी करता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है। सिंगापुर है जिसके विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से शुरू हुई। नतीजन सिंगापुर ने कम समय में ही स्वयं को एक अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में बदल दिया। तो मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का काम करते हैं, और जो असामाजिक गतिविधियां, झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, और उनके लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन संविधान में दंड का प्रावधान नहीं है, उसकी वजह से उसका समय समय पर फ्लैग्रेंट वायलेशन होता रहता है। बस ये बात सही कही, लेकिन एक जो सवाल जो यहाँ टेक्निकली यहाँ पे उठेगा, जैसे किसी के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है, तो जिस व्यक्ति के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति स्वयं जो है वो कोर्ट में जाता है और शिकायत करता है और सबूत पेश करता है कि ये चीज़ हमारे साथ हुआ और इसमें हमारे इस राइट का उल्लंघन किया गया है, स्टेट को देना चाहिए था, स्टेट ने नहीं दिया, और कोर्ट अपना नियम के हिसाब से जो है काम करती है। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है अश्वनी जी, तो ये तो व्यक्ति के ऊपर में है
वो कैसे, आखिर ये मशीनरी किस तरीके से तय करेगा कि अमुक व्यक्ति जो उसने कर्तव्य का पालन किया या नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि हमने वैज्ञानिक सोच का पता, अगर सार्वजनिक रूप से आप कहते हैं तो भाई वो तो पता चल जाए, लेकिन अगर मान लीजिए हम अकेले में हैं और हमने कुछ ऐसा किया है और उसको हमारी शिकायत करता है, तो एक फार्मूला जो है या एक मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से तैयार होगा जिससे हम ये तय करें कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक जो नागरिक है ये कर्तव्यनिष्ठ है, अपनी कर्तव्य का पालन करता है, इसलिए इसके अधिकारियों की रक्षा करना जो है ये स्टेट की नज़र में जो है प्राथमिकता में है और इसके अधिकारियों की रक्षा सबसे पहली होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है। तो आखिर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का फार्मूला जो है, कसौटी जो है, वो किस तरीके से तय किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले यह निश्चित तौर पर आपने बहुत प्रासंगिक और बहुत अच्छी बात कही कि जब कभी भी लॉ फ्रेमर्स इस बात के लिए सोचेंगे या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक मैकेनिज्म जब डेवलप किया जाएगा, जब कभी कुछ ऐसा होगा तो कौन सा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, कौन सा व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा, ये निश्चित तौर पर मशीनरी जो हमारे देश की है, जो एजेंसीज है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उनको यह बात बनानी होगी। लेकिन जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं उनके लिए भी क्या दंड का प्रावधान होगा? उनका दंड का प्रावधान होता क्या? भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र में वोट, डेमोक्रेसी में वोट का बड़ा राइट है। तो मैं समझता हूं कि अगर उनके वोटिंग राइट्स को ले लिया जाए, उनको जो बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं उन बेनिफिट्स को ले लिया जाए, सरकारी जो सुविधाएं मिलती है उनको ले लिया जाए, कि कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों का पालन तो कर रहा है, मौलिक अधिकारों के लिए अदालतों में अप्रोच कर, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का जो हमारे संविधान में दिया उनका पालन नहीं करता और सरकार को, स्टेट मशीनरी को ऐसा प्रतीत होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से पता चलता है कि आपने वायलेशन किया है इसका, तो आपके वोटिंग राइट ले, मोमेंट वोटिंग राइट किसी के अगर ले लिए जाते हैं मुकेश जी, तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति अनुपयोगी हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। वो लोकतंत्र में लोग अभी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए, खासतौर से जो हमारा माने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक शब्द। कैटलिन के शब्दों में 30 सेकंड और लूंगा। कैटलिन के शब्दों में बताना चाहूंगा, नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है। जैसे नागरिकता को भी हम यहाँ कहने के बहुत सारे सीए के प्रोटेस्ट को लेकर के हम देखें कितना नुकसान उस समय हुआ, जबकि लोगों ने गलत तरीके, हमने आपने डिबेट भी की इसमें, लोगों ने गलत तरीके से वो किसी के सिटीजनशिप लेने वाला नहीं था, सिटीजनशिप देने वाला कानून था, फिर भी लोगों के ब्रेन वॉश करके वहां कहा। तो कैटलिन ने क्या कहा? कैटलिन ने कहा नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। और जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है और वही राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। तो मैं समझता हूं, और इसीलिए संविधान के अगर आप देखें, संसद में संविधान दिवस के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेवा कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया था। बिल्कुल। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, अभी सीएए का जिक्र आया इसमें यहाँ पे, और सीएए के दौरान जो हम लोग कह रहे थे कि जो चीज़ें नहीं कही गई है कानून में, वही चीज़ जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो इसको प्रोटेस्ट को पीछे से हवा दे रहे थे, वो गलत चीज़ प्रचारित करवा रहे थे कि भाई इसमें आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस तरीके की जब बात आती है तो क्या आपको लगता है कि ये भी कर्तव्य के दायरे में आना चाहिए? इसको भी उसी दायरे में रखना चाहिए कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और इसके लिए जो कानून अगर बनता है और जो सजा का प्रावधान होता है, तो वैसे नेता, वैसे लीडर्स या वैसी राजनीतिक पार्टियों पर भी उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर मुकेश जी, खास तौर से जो लोग आर्टिकल 19(1)(a) हमारे भारत के संविधान का है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है, उसके नाम पर समय समय पर जो लोग दिग्भ्रमित करते हैं, जो लोग मिसगाइड करते हैं, जो लोग वहां जाकर के लोगों को माने भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के खिलाफ दंड की व्यवस्था का होना जरूरी है। अगर दंड की व्यवस्था होगी वहां पर, तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 19(1)(a) का लाभ लेकर लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करेगा। और दूसरी बात, भारत के संविधान में आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है और साथ ही साथ यह भी कहता है कि स्टेट को लॉ बनाने का अधिकार है, और उसको समय समय पर लोगों ने डिस्कस किया। शिरूर मठ के केस में डिस्कस किया, इस्माइल फारूकी के केस में डिस्कस किया, और मैं समझता हूं कि तमाम ऐसे जो 25 को लेकर, अभी जो हिजाब को लेकर के बहस चल रही है, तो इस जो हिजाब की बात है, निश्चित तौर पर आर्टिकल 25 का भी इसलिए जरूरी है यहां पर बात करना। आर्टिकल
सकती है। रेगुलेट कर ये सकते सारी हैं। चीजें अगर वो जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाए तो उसका पालन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ ज्योति जी फिर से दोबारा जुड़ गए हैं, रमजान चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति जी, जो बात आप कह रहे थे और जो सवाल मैं पूछ रहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने को लेकर, खासतौर पे अगर सीएए के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को लेकर के, और जो किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, करीब 1 वर्षों तक चला, और उस दौरान जो लोगों को नुकसान हुआ, जो आसपास के लोग रह रहे थे, जहाँ पर सिग्गू बॉर्डर के आसपास के लोगों की रोज़ की शिकायत आती थी हम लोगों के पास, सरकार के पास, कि उनके राइट्स का, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है बाधित हो रहे हैं इस आंदोलन के कारण। क्या आपको लगता है, मैं आपसे, चूंकि आप कांग्रेस के नेता भी हैं और आप वकील भी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इस लिहाज से मेरा आपसे ये प्रश्न पूछना बनता है कि क्या आपको लगता है कि जब 2 व्यक्तियों या 2 समूह या 2 संस्थाओं के फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर निर्धारण करने वाला जो है वो कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य को वो कसौटी बनाया जाना चाहिए, जिससे दोनों के राइट्स का निर्धारण हो सके कि किसका राइट सही है, किसका राइट्स गलत है, और किसको पहले मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। मैं बात वहां से शुरू करूंगा जी। मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां से इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि बीच में काफी डिस्टर्बेंस आया जी। इन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाने की बात की, उन्होंने काफी ड्रेसेस की भी बात की। आप 2-3 चीज तो आप देखें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीजों की और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इसमें आप तो इस बात को तो आप मानेंगे ना कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के में अंतर यह भी है कि मूल अधिकार कोर्ट के द्वारा बदले जा सकते हैं, बट मूल कर्तव्य में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य भारतीय नागरिक जिम्मेदारी मानी जाती है, ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लिखी हुई बात है। अब देखिए, जिस राष्ट्रगान की बात करते हैं, एक जम्मू हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने अपना टिप्पणी दी थी, जम्मू हाईकोर्ट ने ही, कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। ऐसा बस बिल्कुल सही बात कही। इसको अपराध बनाने की ही तो लड़ाई लड़ी जा रही है, PIL तो उसी के लिए है ना। वही हाँ। तो इसमें जो PIL की बात, क्योंकि बात कहीं से कहीं और चली गई ना, कहीं आप, क्योंकि सेकुलर वर्ड कैसे आ गया, कहां से आ गया, वो तो हमारा डिबेट है नहीं। बेसिकली जो PIL है, PIL पर वो कांग्रेस डिबेट करना भी नहीं चाहती है इस पे। हाँ, तो एक्चुअली जो PIL जो था, PIL किन वजहों से है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या इस बात को मानते हैं कि नहीं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। ये इस चीज की भी बहस है, इस चीज की भी बात है। ये तो है, सब कोई मानता है, किसी को इनकार नहीं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन सिर्फ एक पहलू पे ही आप जोर दिया जा रहा ना, दूसरे पे कह तो रहे हैं कि आप दोनों एक ही पहलू है, लेकिन दूसरे पहलू को तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो उन लोगों, तो हमारे देश में जो विडंबना है कि हम अपने अधिकार के लिए चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, हल्ला करते हैं, और अभी जैसा अश्वनी जी ने एग्जाम्पल दिए कि रोड पर तोड़फोड़ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। जो कि हमें लगता है कि सारे लोग इस देश में जितने भी जिस आइडियोलॉजी के लोग हैं, इस बात से सहमति करेंगे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण परिवेश जो अहिंसा होना चाहिए, और अगर कोई दंड और इस तरह की कोई बातें होती जो जुड़ाव होता है, उस पर भी ध्यान हमें लगता है कि आगे लेकिन ये बातें सारी संसद में होगी, ये सारी बातें संसद में, हमें लगता है कोर्ट भी जो राज्यों और सेंटर से जो इस पर रिस्पॉन्ड मांगी है, तो हमें लगता है उसके आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, वो तो है, इसमें संसद की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई संसद के इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत है। रमजान जी, क्या आपको लगता है, मेरे पास समय की कमी है, अब वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा रमजान चौधरी जी आपसे, जो कमेंट मैंने कहा था 8 जो कर्तव्य, जो 8वें नंबर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते, क्या आपको लगता है कि खासतौर पर इस्लाम में जिस तरीके की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य को जो है वो निगेट करती है या उसका तिरस्कार करती है? ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है मुकेश, इस्लाम तो सही मायने में बहुत साइंटिफिक टेम्पर का है। ये अलग बात है कि आज के जो मौलाना या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस्लाम को बेसिक तौर पे जानते ही नहीं है और वो अपना एक हुलिया बनाकर कुछ भी कह दें, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम को अगर देखा जाए तो वो बहुत साइंटिफिक टेम्पर का है, लेकिन आज जिस पे प्रैक्टिस हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो इसलिए
और लेकिन इस्लाम हो चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म हो, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर संविधान का वायलेशन करके कोई कुछ भी करता है, उसके लिए कहीं भी कोई, मैं समझता हूं कि कोई गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा तीनों गेस्ट से। जो जब ओवैसी ये कहते हैं पार्लियामेंट में कि हमारे गर्दन पे चाहे छुरी रख दो, भारत माता की जय हम नहीं कहेंगे, किस तरीके से लेंगे आप? क्या लगता है कि ये कर्तव्य के दायरे में नहीं आता है? देखिए मुकेश जी, मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह की चीजों को जबरदस्ती कहने की या जबरदस्ती कहलवाने की जरूरत नहीं है। ये संविधान ने हमको प्रावधान दिया है, हम अपने अपने तरीके से, संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी है, उतना बोलें। तो राष्ट्र का सम्मान करना भी तो हमारा कर्तव्य है ना। अगर भारत माता की जय कहने से सम्मान होता है, लेकिन साथ में ये भी है ना, आप अगर जब ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो ये अपमान भी तो है। आप चुप रहिए, लेकिन आप अगर सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं जाकर के कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो ये भारत माता का अपमान नहीं है? देखिए, अगर कोई ऐसा कहता है या इस तरह की कोई बात करता है, मैं समझता हूं कि वो पोलराइजेशन की वजह से या किसी तरह का ध्रुवीकरण या अपनी पहचान किसी खास मजहब में बनाने की कोशिश करता है तो वो गलत है। अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं तमाम हिंदू जो मापदंड है या जिनको भी कहा जा सकता है या संविधान में नहीं, इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है रमजान जी, इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ है? इसमें तो देश की बात है, भारत की बात है। भारत माता की जय कहने में हिंदू मुसलमान कहाँ से आता है? फायदा क्या होता है जब ओवैसी कहता है कि मैं किसी भी हालत में वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 80% आबादी है उसको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा? इसीलिए यही तो सवाल है कि आखिर वंदे मातरम कहने से क्यों बुरा लगता है किसी को? नहीं, बुरा लगना ही नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई वंदे मातरम कहता है, हमारा राष्ट्र गीत है, और कोई अल्लाह अकबर कहता है या कोई और कुछ कहता है या किसी तरह का कोई उसका अपना मापदंड है जो संविधान के दायरे में हम बोल सकते हैं, वो हम बोलें। जबरदस्ती किसी को कहना नहीं चाहिए। चलिए, हमारे पास बिल्कुल मैं समझ गया, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट में अश्वनी जी आपसे लेना चाहूंगा। संविधान के भीतर जो भी होता है, कहते हैं कि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे कानून जो है संविधान पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर जो है वो लागू नहीं होते। अगर कोई पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कोई ये बात कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे या वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो कर्तव्य के पालन का उल्लंघना का आरोप क्या उन पर लग सकता है? क्या बाहर में उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो क्या होता है कि इम्यूनिटी होती है सारे मेंबर्स को, तो अपनी बात वो कहते हैं और कई बार तो रिकॉर्ड भी नहीं होता। वो वहां पर जो सभापति होते हैं या सभासद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कहते हैं इसको रिकॉर्डिंग से बाहर रखिए। परंतु भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होना, ये संविधान की मूल भावना है। और मैं समझता हूं कि अगर जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कहते हैं कि अगर हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो वो जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ होते हैं, और जो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसको सेलेक्टिवली जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों के तहत यह कहने का भी वो नहीं है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब देश का 42वां संशोधन हो रहा था, जब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 जब नए शब्द जोड़े गए, तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी थी, आप लोग जुड़े, अश्वनी जी आप, ज्योति जी आप, रमजान चौधरी आप जुड़े और अपनी अपनी बातें आपने रखी। मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस बात पे चर्चा शुरू हुई है कि कर्तव्य का पालन जरूरी किया जाए और अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने कर्तव्य का पालन भी उतना ही जरूरी है जितना अपने अधिकार के लिए लड़ने और मरने की बात है। इसलिए ये बात, हालांकि ये बहस अभी और आगे जाएगी, क्योंकि अभी तो सरकार से पूछा गया है, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से उनकी राय मांगी गई है। जब उनकी राय आएगी तो ये बहस एक बार और होगी और एक बार फिर हम इस मुद्दे पर बैठेंगे उन पे चर्चा करने के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो उनका सुझाव आएगा, जब उनका जवाब आएगा तो उस जवाब पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।